नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, भारत में 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। प्रयागराज में चला बुलडोजर, माफिया कांपे थर थर। योगी का इंतकाम, माफियाओं का होगा काम तमाम। महाराज की कसम, सबसे बड़ा एक्शन। योगी करेंगे ठीक, तेरा क्या होगा अतीक। चलता है तो गुंडे, मवाली, अपराधी, माफिया थर थर कांपने लगते हैं, रहम की भीख मांगते हैं। यूपी में एक बार फिर यही दिखाई दिया। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के घर पर बुलडोजर चला, इमारत को जमींदोज कर दिया गया। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। बुलडोजर चलाया गया तो उस दौरान आरोपी जफर के घर से विदेशी हथियार बरामद हुए। जफर इस्लाम का घर खाली हो रहा है। एक ऑटोमेटिक बंदूक मिली, आप देख सकते हैं। सिपाही और दरोगा इस सामान को निकाल रहे हैं। ऑटोमेटिक है ये। कैसी कौन सा हथियार है ये? मुझे जानकारी नहीं सर। ये कहाँ से मिला है? उनके घर के बाहर। तो आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और जफर का घर खाली हो रहा था, तो इस दौरान यहाँ पर एक गन मिली है और इस गन को निकाला गया है। आप देख सकते हैं इसे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार रहता था, उसके दोनों बेटे और पत्नियां रहती थी। इसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के साथ साथ अभी घर को खाली कराया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए गन और उसके साथ सामान है, उसे लेकर पुलिसकर्मी जा रहे हैं। और ये अतीक अहमद का पुराना मकान है जिसको जमींदोज किया गया था। इस मकान को यहाँ पर जमींदोज किया गया था, उसके बाद से इन सारी चीज़ों के यहाँ रखाया जा रहा है। ये गन यहाँ पर मौजूद है और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और उसको जब्त किया गया है। इसे अब रखा जा रहा है, इसे सीज किया जाएगा और इस पर बैलिस्टिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में हो रही है, आगे देखने वाले दिनों में और कार्रवाई आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने अपराधियों को साफ कहा था कि या तो वे प्रदेश छोड़ दें या फिर सरेंडर कर दें। इसका परिणाम भी दिखाई दिया। यूपी में अपराध काफी कम हो गया है, लेकिन अब भी गाहे बगाहे अपराध होते दिखाई देते हैं। और जब उमेश पाल की हत्या हुई तो योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी और तो और उन्होंने इसके लिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। लेकिन सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। इससे पहले भी योगी कह चुके हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो योगी ने मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, एक को ढेर किया गया, बाकी की तलाश में धरपकड़ तेज हुई। इस कार्रवाई को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को यूपी में बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना
यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता दोनों को ये डर सता रहा है कि कहीं इनके बेटे असद अहमद का एनकाउंटर न हो जाए, क्योंकि आरोपियों में वो भी शामिल था। अब इस मामले में योगी की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। योगी ने सदन में भी कहा है कि ऐसे अपराधियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया था, कार्रवाई होने से उनके पेट में दर्द हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिवसीय G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन में शांति फॉर्मूला तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही बैठक में शिरकत करने के लिए चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीनी विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और यही वजह है कि सबकी नजर इस बैठक पर टिकी है। G20 बैठक में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा। अमेरिका, चीन, रूस के विदेश मंत्री आमने सामने। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक काफी खास है क्योंकि इसमें अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस के विदेश मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। यहां से रूस यूक्रेन में शांति का फॉर्मूला तैयार होने की पूरी उम्मीद है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम एक एकीकृत एजेंडे को बढ़ावा देने की भारत की G20 अध्यक्षता की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं, जो बहुपक्षीय कूटनीति में विश्वास बहाल करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विखंडन को रोकेगा। पूरी दुनिया की नजर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली देशों के विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग 2 मार्च को दिल्ली आएंगे। विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, वो भी तब जब LAC पर चीन के साथ तनाव बना हुआ है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में लगभग शिथिलता आ गई है। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों ने सैन्य कमांडर स्तर की 17 उच्च स्तरीय बातचीत को पूरा कर लिया है, मगर अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। और तो और विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार चीन को खरी खरी सुना चुके हैं। एस जयशंकर कह चुके हैं कि जब तक सरहद पर शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वहीं उधर एस जयशंकर ने दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की है। एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक ट्वीट में विदेश मंत्री ने कहा है कि पिछली चर्चा के बाद से हमारे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, विशेष रूप से युवा पेशेवर योजना की शुरुआत पर बात की। G20 में भारत की अहम भूमिका है। भारत इस साल G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में इस पर सबकी नजर है, वो भी तब जब मीटिंग से ठीक पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर चुके हैं। यानी दिल्ली पूरी दुनिया में शांति फॉर्मूला बनाने में जुटी है। मगर जिस तरह से G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में रूस, चीन और पश्चिमी देशों के तीखे तेवर दिखे, ऐसे में विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी कूटनीतिक जंग दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बुलडोजर से मकान जमींदोज किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जफर अहमद के मकान में ही अतीक का परिवार रहता था, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो गई है। घर पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर से मकान जमींदोज किया गया। तस्वीरें आपके सामने। मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जफर अहमद के मकान में ही अतीक का परिवार रहता था और इसी मकान को जमींदोज किया गया।
अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पूरी तरीके से इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 3 करोड़ रुपए इस मकान की कीमत बताई जा रही है। प्रयागराज में अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर से मकान जमींदोज किया गया। मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जफर अहमद के मकान में ही अतीक का परिवार रहता था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को जवाब दिया है। दरअसल क्लेवरली ने बीबीसी के दफ्तर में आईटी सर्वेक्षण को लेकर के बात की तो डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के कानून से ऊपर कोई नहीं और भारत का अपमान करने की कोशिश किसी भी सूरत में माफ नहीं की जा सकती। देखिए एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री जयशंकर की खरी खरी, कानून से बड़ी कोई संस्था नहीं। बीबीसी पर आईटी सर्वे का मुद्दा उठाया, जेम्स क्लेवरली ने जवाब पाया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बातचीत में पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी के दफ्तर में हुए आईटी सर्वे पर बात हुई। असल में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन आने के कुछ सप्ताह बाद ही आयकर विभाग ने बीबीसी के ऑफिसेज में एक सर्वे किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनकम टैक्स सर्वे के सवाल पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा, भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून का पालन करना ही होगा, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री को कड़ा जवाब, मानना होगा कानून। जयशंकर की 2 टूक, देश को बदनाम करने की हर कोशिश होगी नाकाम। आपको बता दें कि बीबीसी पर फरवरी महीने में 3 दिनों तक छापेमारी चली थी। अधिकारियों ने बताया कि बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्स में घपला किया है। बीबीसी पर इस कार्रवाई का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली भारत में G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बीबीसी के दफ्तरों में तलाशी के बाद आईटी विभाग ने दावा किया था कि बीबीसी की इनकम और अलग अलग संस्थाओं का मुनाफा भारत में संचालन के मुताबिक नहीं था। सर्वेक्षण के बाद सीबीडीटी ने कहा था कि उसे खामियां मिली हैं और अब विदेश मंत्री ने बेहद सख्त लहजे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री को इस मसले पर जवाब दे दिया है। भारत को बदनाम करने के बारे में सोचने वालों के लिए भी ये मैसेज है कि भारत पूरी दुनिया को दमदारी के साथ जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे रुक करें। केंद्र सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के समर्थन वाले थिंक टैंक पर एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस पूरी तरीके से सस्पेंड किया। आपको जानकारी दे दें कि सितंबर 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के दिल्ली के ऑफिस पर छापेमारी की, जिसके बाद से सीपीआर का लाइसेंस जांच के दायरे में था। बता दें आपको, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी इस थिंक टैंक की प्रेसिडेंट और सीईओ। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़े। देखिए, देश में पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इसी एजेंडे के तौर पर देखा गया। इसके बाद अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करारा हमला किया। चेन्नई स्थित आईआईटी में उपराष्ट्रपति ने अरबपति जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को टारगेट किया। For 2 decades, the issue was deliberated in judicial quarters. It was thoroughly investigated at all levels. The highest court of the land, the highest court of the largest democracy, pronounced on all fronts in 2022. There is one gentleman somewhere using some money power, he has some backers, he has some beneficiaries, he has some fiscal parasites. And they talk about our country's democracy. I have been appalled, pained. How can a sane mind compare us
with a southern country, with our neighbor. जानकारी के लिए आपको बता दें, जॉर्ज सोरोस अमेरिका का अरबपति कारोबारी है जो खुद अनैतिक कार्यों में जुटा रहता है। वो जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुटा है। न केवल जॉर्ज सोरोस बल्कि उसका पूरा गैंग भारत के पीछे लगा है। पहले पीएम मोदी के खिलाफ बोला और इसके बाद एक निजी मीडिया हाउस के काम के तरीके पर सवाल उठाया। यानी जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुटा है। कितने दिन 2014 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। पिछले 8 सालों में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और अब भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल ब्रिटेन से आगे निकल गई है। अब भारतीय इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन के पार ले जाने का लक्ष्य है। यानी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से विकास की राह पर है। दुनिया के कई देशों में जब मंदी की आहट सुनाई दे रही है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ने का पूर्वानुमान IMF की तरफ से लगाया गया है। भारत का बढ़ता कद, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश और दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई लोगों के होश उड़ गए हैं। लिहाजा पीएम मोदी के खिलाफ अब एजेंडा चलाया जा रहा है। एजेंडा ऐसा कि पीएम मोदी 2024 में कमबैक न कर सके। इस एजेंडे में शामिल है अमेरिका का अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस। वही सोरोस जिसने कुछ दिन पहले उद्योगपति गौतम अडानी के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी ने करारा वार किया था। Many a countries has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. जॉर्ज सोरोस एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा उसके गैंग को लेकर है। जी हां, जॉर्ज सोरोस गैंग। दरअसल भारत की एक निजी वीडियो वायर एजेंसी के खिलाफ EU डिसइंफोलैब ने एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश में सोरोस गैंग जुट गया है। निजी वीडियो वायर एजेंसी की खबरों को EU डिसइंफोलैब ने फर्जी बताया। मीडिया हाउस पर फर्जी सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। निजी मीडिया हाउस को लेकर EU डिसइंफोलैब ने जो खबर प्रकाशित की, अब जरा उनके और जॉर्ज सोरोस के संबंध के बारे में जान लीजिए। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से EU डिसइंफोलैब को वित्तीय सहायता मिलती है। सोरोस की सोसाइटी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से $25,000 के सीड मनी से शुरुआत हुई थी। EU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट आने के बाद मोदी विरोधी गैंग तुरंत एक्शन में आ गए। बिना वक्त गवाए आलोचना शुरू कर दी। लोकतंत्र में विरोध करना जायज है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए विरोध करना सही नहीं है। EU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट की विश्वसनीयता को जांचा परखा नहीं, बल्कि विरोध के नाम पर विरोध कर दिया। जॉर्ज सोरोस आखिर पीएम मोदी से इतना विरोध भाव क्यों रखता है? तो इसके पीछे वजह है दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री का बढ़ता रुतबा। भारत तेज रफ्तार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। दुनिया के शक्तिशाली देशों को लगता है कि पीएम मोदी जंग पर ब्रेक लगवा सकते हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। जंग रुकवाने में पीएम मोदी निभा सकते हैं अहम रोल। यही नहीं, पीएम मोदी के डिजिटल विजन से डिजिटल क्षेत्र में क्रांति आ गई है। दुनिया भर में भारत डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे आगे है। डिजिटल पेमेंट सर्विस UPI तेजी से पैर पसार रहा है।
50 से ज्यादा देशों में यूपीआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। इससे वीजा और मास्टर कार्ड के कारोबार पर असर पड़ता दिख रहा है। 92 साल के सोरोस को हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जा सकता है, क्योंकि वो न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी अकूत दौलत के दम पर दखल देता रहा है और कई बार इसके लिए दोषी भी ठहराया जा चुका है। 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक कारोबार का दोषी पाया था। फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगाया था। अमेरिका में भी बेसबॉल खेलों में अनैतिक तरीके से पैसे बनाने का आरोप लगा। इटली की फुटबॉल टीम एएस रोमा को लेकर भी सोरोस विवादों में रहा। नरेंद्र मोदी के पीछे जॉर्ज सोरोस आज से नहीं बल्कि 2002 से लगा हुआ है। 2002 से नरेंद्र मोदी की आलोचना करता रहा है और पिछले कुछ सालों से जॉर्ज सोरोस का विरोध तेज हो गया है। दरअसल केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है, जो पश्चिमी देशों के कुछ अरबपतियों और एक्टिविस्ट को नागवार गुजर रहा है। वो घबराए हुए हैं कि भारत के विकास से शक्ति संतुलन फिर से एशिया सेंट्रिक न हो जाए। शायद यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस को ये रास नहीं आ रहा। जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में कश्मीर और सीएए का मुद्दा उठाया था। 16 फरवरी 2023 को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उठाया था अदानी मुद्दा। पीएम मोदी को सोरोस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला बता चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जॉर्ज सोरोस अरबपति कारोबारी कम और एजेंडाधारी ज्यादा है। भारत का विकास उसे रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो कभी अदानी तो कभी निजी मीडिया कंपनी के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर है। मगर देश की जनता और सरकार जानती है कि उसे क्या करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे विकास की राह पर ले जाना है। ऐसे में किसी का भी एजेंडा यहाँ चलने वाला नहीं। ऐसे में किसी का भी एजेंडा चलने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।